सॉरी। अरे मैं म्यूट थी ना। हाँ, वात के विशिष्ट कर्म। अभी सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है क्या? यस मैम। हाँ। अ, अभी हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। वात के विशिष्ट कर्म। वात के कर्म क्या है? शरीर। कोई पढ़ेगा क्या? एक 107 पेज तक पढ़िए। जी मैम, हाँ। थोड़ा जुकाम तो हो रहा है, बट पढ़ लेती हूँ। अच्छा, काम चल रहा है क्या? ठीक है फिर। रेखा नहीं, रेखा जुकाम, जी नहीं है आज। कोल्ड हो रहा है बस। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं पढ़ती हूँ। ओके। वात के विशिष्ट कर्म। शरीर के स्थूल तथा सूक्ष्म सभी अवयवों में गति, परिवर्तन तथा विभांतर, पाचन व अपच कर्म तथा विच्छेदन अ, व एवं पोषण, चय कर्म तथा संश्लेषणात्मक कर्म निरंतर होते रहते हैं। ये कर्म क्रमशः वात, पित्त तथा कफ के हैं। इन क्रियाओं के संपन्न होने वाले स्थान भेद के कारण क्रिया के स्वरूप में भी भेद हो गया है। इस आधार पर प्रत्येक दोष के पांच पांच भेद कहे गए हैं। पांच प्रकार के वायुओं का परिचय। वायु के पांच भेद: प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। इस प्रकार वायु के पांच भेद होते हैं। पांच भागों में विभक्त यह वायु अपने अपने स्थान पर बिना रुकावट के चलती हुई भली भांति शरीर का संचालन करती रहती है। नाम: प्राण वायु का स्थान होता है मूर्धा, मस्तक, उरस, छाती, कंठ, जीभ, नाक। उदान वायु नाभि प्रदेश, छाती, कंठ, नाक। समान वायु कोष्ठ प्रदेश, आमाशय, पक्वाशय आदि अंग। व्यान वायु हत प्रदेश, संपूर्ण शरीर। अपान वायु बस्ती, श्रोणी, मूत्रेंद्रिय, वृषण, वडषण, उरु। कुपित वायु के कार्य। शरीर में कुपित हुआ यह वायु अनेक प्रकार के विकारों को उत्पन्न कर इनसे शरीर को पीड़ित करता है, जिससे बल, वर्ण, सुख एवं आयु की हानि होती है। मन को प्रसन्न नहीं होने देता, सभी इंद्रियों की शक्ति का विनाश कर देता है, गर्भों का विनाश करता है। गर्भस्थ प्राणी के शरीर को विकृत, अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा, गूंगा, टेढ़ा, अंगहीन, अधिकांग कर देता है। अधिक समय तक रोके रहता है और मन में भय, शोक, मोह, दीनता तथा प्रलाप, अनशन, बकना आदि को उत्पन्न कर देता है। प्राणों का विनाश भी करता है। अकुपित वायु के कार्य। जब वायु अकुपित प्रकृतिस्थ होता है तो संसार में इसके विचरण करते हुए निम्नलिखित कार्य होते हैं: पृथ्वी को धारण करना, अग्नि को प्रज्वलित करना, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र तथा ग्रह गणों को निरंतर गति में रखना, बादलों की सृष्टि करना, तदंतर उन बादलों में से पानी को बरसाना, जल के स्रोतों को बहने के लिए प्रवृत्त करना, फूल तथा फलों को उत्पन्न करना, उद्भिदों को अंकुर के रूप में निकालना, बाहर निकालना, संपूर्ण वृक्ष को ऋतुओं के रूप में विभाजित करना, स्वर्ण को धातुओं का विभाजन करना, स्वर्ण आदि धातुओं को अपने अपने मान परिमाण को व्यक्त करना, बीजों में अंकुरण शक्ति को पैदा करना, शस्य अनाज को बढ़ाना और उसको सड़ने से बचाकर सुखा देना, अवैकारिक विकृति रहित विकारों कार्यों को करना। और बढ़ना है आगे? नहीं, बस। ठीक। अ, चलो अभी। पांच प्रकार के वायु का परिचय। इससे पहले उन्होंने विशिष्ट कर्म बताए हैं। शरीर के स्थूल तथा सूक्ष्म सभी अवयवों में गति, परिवर्तन
तथा विभवांतर पोटेंशियल चेंजेस, पाचन, अपच कर्म। इसका इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ये मोशन चेंजेस एंड पोटेंशियल चेंजेस, कैटाबॉलिक फंक्शन, एनालिसिस एंड disintegration, nutrition, anabolic function and synthesis or integration continuously occur in all small and big organs of the body। हमारे बॉडी में ये सभी चलता रहता है। पोटेंशियल चेंजेस, कैटाबॉलिक फंक्शंस, ये सभी क्रियाएं जो है, ये सभी क्रियाएं होती रहती है। कौन सी क्रियाएं हैं? ये जो है परिवर्तन होता है, विभवांतर यानी पोटेंशियल चेंजेस, पाचन हो रहा है, अपच का कर्म भी हो रहा है, कैटाबॉलिक फंक्शन, उसका विच्छेदन विच्छेदन भी हो रहा है। मतलब जो हम खा रहे हैं वो अंदर जाके उसका विच्छेदन भी हो रहा है, उसका एनालिसिस भी हो रहा है, उसका डिसइंटीग्रेशन भी हो रहा है, चाहे एनाबॉलिक फंक्शन भी हो रहा है। तो ये सब कुछ क्रियाएं हमारे अंदर निरंतर हो रही है, निरंतर चल रही है। ये पूरी सभी क्रियाएं निरंतर चल रही है। ये जो कर्म है, जिसे हम कहते हैं, जो भी क्रिया होती है उसे हम कर्म कहते हैं। तो ये सभी कर्म है, तो ये सभी कर्म हो रहे हैं, चल रहे हैं। तो इसे कौन चला रहा है? तो इसे वात पित्त और कफ के कारण ही ये सब कर्म हो रहे हैं। इन क्रियाओं के संपन्न होने वाले स्थान भेद के कारण क्रिया के स्वरूप में भेद हो गया है। अभी ये जो है, ये वात, अभी इनका ये सब क्रियाएं जो है, ये क्रियाएं हो रही है। अभी ये क्रियाएं अलग अलग जगह पे हो रही है। तो ये कहाँ पे हो रही है? ये क्रियाएं कहाँ पे हो रही है? अभी डाइजेशन का काम हो रहा है, तो डाइजेशन का काम कहाँ हो रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रहा है। रेस्पिरेशन का काम हो रहा है, कहाँ हो रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो रहा है। एक्सक्रेटरी सिस्टम का काम हो रहा है, एक्सक्रीशन करने का, सभी पदार्थों मल को बाहर फेंकने का, तो वो भी उसके सिस्टम में हो रहा है। तो ये सब क्रियाएं हो रही है, और ये क्रियाएं संपन्न करने के लिए अलग अलग स्थानों पर हो रही है। तो उसके स्वरूप, उसका भेद हो गया फिर। तो इस आधार पर प्रत्येक दोष के पांच पांच भेद कहे गए हैं। तो ये सब क्रियाएं हैं, ये सब कर्म है। तो ये कर्म अलग अलग जगह पर हो रहे हैं। तो ये सभी क्रियाएं जो है, ये प्रत्येक दोष जो है, इनको पांच पांच भागों में बांट दिया है। अब ये पांच भाग कौन से हैं? हेलो। अच्छा अच्छा, हम वो जूम से ही हो गए, कर लिया हमने, जूम से ही स्टार्ट। हेलो। तो बात के विशिष्ट कर्म से शुरू करो मैडम। हेलो मैम। हाँ मैम आप यहाँ से। म्यूट हो। हाँ, मैं म्यूट हूँ, हाँ, ओके। शरीर के स्थूल ना तथा बात हो पा रही थी, ना समझ आ रही थी, कैसे बात समझाएं आपको, कैसे बताएं आपको, नहीं समझ आ रहा था कुछ भी। ना ओके। वीडियो सामने
वीडियो कर हाँ, लेती तो वीडियो। मैंने करके देखा क्योंकि वो उसमें रुकावट नहीं है ना, तो इसलिए मैंने करके देखा। हाँ, वो थोड़ी देर हाँ बाद वो बंद ही हो गया था, 2 बार चालू किया मैंने तो। हाँ, तो फिर हाँ, वो बंद ही कर दिया। वो करके ही देखना मैं तो गूगल चाहती थी गूगल मैं। गूगल वाला जो है ना, जैसे वो समवाई वाला करते हैं, आपको वो वाला करके चाहे देख लेना, जूम नहीं करना है तो। मीट मीट, हाँ, जूम मीट पे, हाँ हाँ, हाँ, जूम गूगल मीट पे करके देख लो चाहे। मीट पे। चलो, शरीर जो है हमारा, शरीर में बहुत सारे कर्म होते रहते हैं, जैसे कि पाचन क्रिया है, अपचन क्रिया है, मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, पोषण, चय कर्म, एनाबॉलिक सिंथेसिस होता है हमारे शरीर में। तो ये सब को हम कर्म कहते हैं। तो ये सब कर्म हमारे शरीर में, शरीर के अंदर हो रहे हैं। तो ये सभी कर्म जो है, ये कर्म करने के लिए वात पित्त कफ, ये उसको चलाते रहते हैं। वात भी आवश्यक है, पित्त भी आवश्यक है, कफ भी आवश्यक है। और डाइजेशन के लिए पित्त होना जरूरी है। कफ हमें अपने जो जोड़े सांधे हैं, जो जोड़े हैं हमारी, तो वहां पे कफ भी चाहिए। तो वात पित्त और कफ जो है, ये तीनों मिलके ये सब कर्म करते रहते हैं। अभी ये कर्म जो संपन्न हो रहा है, ये कर्म जो हो रहा है, तो वो अलग अलग स्थान पे हो रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन का काम हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन का काम हो रहा है। तो ये वात उसका काम कर रहा है, पित्त उसका काम कर रहा है, कफ उसका काम कर रहा है। तो उसके हिसाब से उनके भेद बनाए गए हैं। उसके हिसाब से उसके भेद बनाए गए हैं कि इसके आधार पर पांच पांच भेद कहे गए हैं। अब ये कौन से भेद हैं, वो देखते हैं। तो वायु के जो है, वायु पांच प्रकार के, वायु के पांच भेद बताए गए हैं। अब ये पांच भेद कौन से हैं? तो प्राण वायु है, उदान वायु है, समान वायु है, व्यान वायु है और अपान वायु है। तो ये वायु के पांच भेद हैं। इस प्रकार वायु के पांच भेद होते हैं। पांच भागों में विभक्त यह वायु अपने अपने स्थान पर रुकावट के चलती हुई भली भांति शरीर का संचालन करती है। ये ये उनका स्थान है, वहीं पे वो वायु है, और वहीं पे उसका काम, वो अपना अपना काम कर रहा है। प्राण वायु का काम कर रहा है, उदान वायु का काम कर रहा है। अभी वो हम आगे देखते हैं। तो ये प्राण वायु जो है, ये प्राण वायु, ये है ब्रेन, हेड, चेस्ट, थ्रोट, टंग और नोज। ये ऊपर है। प्राण वायु जो है, ये ऊपर है। मूर्धा, मस्तक, उरस यानी छाती, कंठ, जीभ, नाक, यहाँ पे ये है। ब्रेन यानी मूर्धा, हेड यानी मस्तक, चेस्ट यानी उरस छाती, थ्रोट यानी कंठ, टंग यानी जीभ और नोज यानी नाक। तो ये प्राण वायु जो है, ये छाती से लेके ऊपर तक है। ये हो गया ब्रेन, ये हो गया मस्तक, ये हो गया छाती, ये कंठ, जीभ और नाक। अब उसके बाद आता है प्राण उदान वायु। उदान वायु जो है, वो नाभि प्रदेश, छाती, कंठ और नाक, यहाँ पे स्थित होता है उदान वायु। नेवल रीजन, चेस्ट रीजन, थ्रोट रीजन और नोज, यहाँ पे उदान वायु होता है। समान वायु कहाँ पे होता है? तो ये समान वायु है स्टमक, डिओजिनम, ऑर्गन्स, कोष्ठ प्रदेश, अपना जो पेट का भाग है, पेट के भाग में आमाशय में होता है, आमाशय और पक्वाशय, स्टमक और डिओजिनम में होता है समान वायु। उसके बाद है व्यान वायु। व्यान वायु जो है, ये हार्ट और होल बॉडी में, पूरे संपूर्ण शरीर में होता है और हार्ट में होता है व्यान वायु। उसके बाद है अपान वायु। ये अपान वायु है बस्ती, श्रोणी, मूत्रेंद्रिय, वृषण, वंक्षण, उर, ग्रॉइन, ग्रॉइन यानी कि बस्ती, पेल्विस यानी श्रोणी, यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्रेंद्रिय, टेस्टीज वृषण, ओवरीज वंक्षण, हिप्स यानी उरु।
तो ये अपान वायु नीचे होता है। कुपित वायु के कार्य, अब ये हो गए वायु, अलग अलग वायु के भेद हो गए, ये प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, ये वायु के भेद हो गए। अभी कुपित वायु हमने देखा था कि जो अच्छी तरह का वायु है, तो वो किस तरह से कार्य करता है। तो ये कुपित, अगर वो कुपित हो जाए, ये वायु जो है ये कुपित अगर हो जाए, तो क्या करेगा वो? शरीर में कुपित वायु कुपित हुआ यह वायु अनेक प्रकार के विकारों को उत्पन्न कर इनसे शरीर को पीड़ित करता है, जिससे बल, वर्ण, सुख एवं आयु की हानि होती है। मन को प्रसन्न होने नहीं देता है वो, सभी इंद्रियों की शक्ति का विनाश कर देता है, गर्भों का विनाश कर देता है, गर्भस्थ प्राणी के शरीर को विकृत, अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा, गूंगा, टेढ़ा, अंगहीन, अधिकांग कर देता है। यानी कि ये जो वायु है कुपित अगर हो जाए, ये वायु अगर कुपित हो जाए, तो अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाएंगे। वो शरीर जो है वो शरीर पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि क्या हो गया, उस शरीर के अंदर का जो वायु है, वात जो है वो कुपित हो गया। तो जिससे क्या होगा, कुपित हो जाने से क्या होगा कि सब बल चला जाएगा, हमारे शरीर का बल चला जाएगा, वर्ण खराब हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, स्किन डिसीजेस होने लगेंगे, डेजीनेस आ जाएगा, बल खत्म हो जाएगा, तो सुख चला जाएगा। शरीर, जब तक हमारा शरीर अच्छा होता है तब तक हम सुखी मान सकते हैं खुद को। हेल्दी बॉडी जो है वो हेल्दी बॉडी होने से ही सुख प्राप्त कर सकते हैं हम। आयु की हानि हो जाती है, जल्दी शरीर खराब हो जाता है, रोगी हो जाता है, तो आयु की हानि हो जाती है, आयु कम हो जाती है। तो इस तरह से ये कुपित वायु जो है वो विकारों को उत्पन्न करता है, मन को प्रसन्न नहीं होने देता है वो। ये सब चीजें अगर हो जाएंगी, शरीर अगर खराब हो जाएगा, शरीर दूषित हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, तो मन प्रसन्न होगा ही नहीं ना। सभी इंद्रियों की शक्ति का विनाश कर देता है ये। अभी हमने देखा कि सभी इंद्रियों में वात होता है, तो वात होने के कारण ही सभी इंद्रिय काम करते हैं अपना अपना। तो अगर ये वात ही कुपित हो जाए, तो सभी इंद्रियां भी गड़बड़ी हो जाएगी, सभी इंद्रियों में वो सभी इंद्रियां काम नहीं करेंगे, उनकी शक्ति ही खत्म हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी। गर्भ गर्भ का विनाश कर देता है, गर्भ गला देता है, गर्भस्थ प्राणी के शरीर को, जो गर्भ में प्राणी है, तो उस प्राणी को भी वो विकृत कर देता है। कभी कभी अंधा बच्चा पैदा होता है, कभी लंगड़ा बच्चा पैदा होता है। तो ये क्यों हुआ, क्यों हुआ ऐसे, ऐसे बच्चे क्यों पैदा हुए? तो इसका कारण है कि ये वायु कुपित हो जाने की वजह से अंधा हो गया, लंगड़ा हो गया, लूला बच्चा पैदा होता है, बहरा हो जाता है, कभी कभी गूंगा होता है, टेढ़ा हो जाता है, अंगहीन कोई अंग ही नहीं रहता है, अधिकांग होता है। तो ये सब होता है। अ, इसे हम क्या कहेंगे, हैंडीकैप लेग, अगर डिस्ट्रॉयज द फीटस, ये वायु क्या करता है, हमारा फीटस को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑल्सो मेक्स इट डिसेबल्ड एज ब्लाइंड, हैंडीकैप्ड बाय लेग, स्पीच, हियरिंग, डिस्टॉर्टेड बॉडी शेप, ओवर और अंडर ग्रोथ ऑफ एनी ऑर्गन और पार्ट। इट retain things for longer and make the mind diseased by developing fear, sadness, attachment, sympathy, crying, muttering, etc. ये क्या करता है ना कि समय, अधिक समय तक रोके रहता है, मन में भय। ये कुपित वायु जब अगर बहुत देर तक हमारे शरीर में रोका रहा, तो क्या होगा, मन में भय उत्पन्न होगा, मन में शोक उत्पन्न होगा, शोक हो जाएगा। भय होने के कारण सभी इंद्रियों पे प्रभाव पड़ता है, शोक किया तो सभी इंद्रियों पे प्रभाव पड़ता है। मोह, मोह पैदा करेगा, मोह, दीनता तथा प्रलाप,
अन अनसन बकना, कुछ भी बोलते रहना। इट इज ऑल्सो डिस्ट्रॉयज द प्राणा, लाइफ फोर्स। ये हमारे प्राणों का भी विनाश कर देता है। प्राण शक्ति जो है हमारी, उसको विनाश कर देता है। अब अकुपित वायु के कार्य क्या है? जब वायु अकुपित प्रकृतिस्थ होता है तो संसार में इसके विचरण करते हुए निम्नलिखित कार्य है। पृथ्वी को Who's the धारण first करना। one? Tell me this to one video. अभी ये मैं मैं करूंगी, मैं एक क्लास सुन लूं। जब वायु अकुपित प्रकृतिस्थ होता है तो संसार में इसके विचरण करते हुए निम्नलिखित कार्य होते हैं। पृथ्वी को धारण करना। जब वायु अकुपित, अब ये कुपित नहीं है, ये अकुपित है, प्रकृतिस्थ है। प्रकृतिस्थ यानी कि बैलेंस्ड। अभी ये हमने कुपित वायु के कार्य देखे, अब हम देख रहे हैं अकुपित वायु के कार्य। जो बैलेंस्ड वायु है, बैलेंस्ड वायु क्या के कार्य क्या होते हैं? बैलेंस्ड वायु जो है, इट ट्रेवल्स इन द बॉडी प्रोड्यूसिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज, होल्ड्स द अर्थ। बैलेंस्ड वायु क्या कर रहा है? पृथ्वी को धारण करे हुए है। ये लीड्स द फायर। जो अकुपित वायु है, बैलेंस्ड वायु है, वो अग्नि को प्रज्वलित करता है। लीड्स द फायर। कीप द सन मून प्लैनेट्स इन द रेगुलर मोशन। ये उसने, बैलेंस्ड वायु ने क्या किया है? सूर्य, चंद्र, नक्षत्र तथा ग्रहों को निरंतर गति में रखा हुआ है। वायु के कारण ही सूर्य, चंद्र, नक्षत्र तथा ग्रहों को गति में रखना है उसका कार्य। बादलों की सृष्टि करना। क्रिएट्स द क्लाउड्स, क्लाउड्स बनाना। समुद्र जो है, समुद्र का पानी का क्या होता है? इवेपोरेशन होता है, और इवेपोरेशन होके वो ऊपर जाता है। ऊपर कैसे जा रहा है? वो वायु के कारण जा रहा है। तो वो उसको ऊपर लेके जाना। तो बादलों की निर्मित होती है, बादलों की सृष्टि करना। तो इस तरह से वो बादल बनते हैं। फिर बादल, एक जगह से पानी दूसरी जगह पे जाता है। समुद्र का पानी समुद्र पे ही नहीं पड़ता है, तो समुद्र क्या, वायु क्या करता है? उन बादलों को आगे लेके जाता है। तो जहां पे पानी बरसना चाहिए उधर वो लेके जाता है, और धरती पे पानी फिर बरसता है। तो इस तरह से वायु क्या करता है? बादलों की सृष्टि भी करता है, तदनंतर उस पानी को बरसाने के लिए आगे लेके जाता है। जल के स्रोतों को बहने के लिए प्रवृत्त करता है। अभी जो बल का पानी जो होता है वो स्टैग्नेंट अगर रह गया, पानी जब स्टैग्नेंट होता है तो वो खराब हो जाता है। उसमें गंदगी शुरू हो जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ने लगते हैं। तो पानी को बहते रहना चाहिए। तो बहने का काम, पानी को बहने के लिए प्रवृत्त करने का काम कौन करता है? तो वो वायु करता है, वो बैलेंस्ड वायु करता है। फूल तथा फलों को उत्पन्न करना। makes the water sources flow, produce the fruits and flowers। फ्रूट्स और फ्लावर्स बनने के लिए मदद करता है ये। ग्रो प्लांट्स एम्बेडेड इन द मड। जो पृथ्वी में प्लांट्स है, वृक्ष आदि, जो धरती पर, पृथ्वी पर जो वृक्ष है, उनको उत्पन्न करने के लिए उसको अंकुरित करके उसको बाहर निकालना। तो ये अगर पड़ा रहा, सीड अगर पड़ा रहा, उसका अंकुरन नहीं हुआ, अंकुरन होने के लिए, उस बीज को अंकुरित होने के लिए वायु, वात वहां पे काम करता है। अगर अकुपित वायु अगर होगा तो वो बीज जो है वो अच्छी तरह से अंकुरित होगा और अच्छा वृक्ष तैयार होगा। संपूर्ण वर्ष को ऋतुओं के रूप में विभाजित करना। पूर्ण वर्ष जो है हमारा, पूरा एक साल जो है, वो साल को
डिवाइड करता है, डिवाइड द ईयर इनटू सीजन्स, सीजन्स में विभाजित करता है, विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन, इस तरह से ऋतुओं का विभाजित करता है पूर्ण संपूर्ण वर्ष को। किस तरह से? तो जैसे ही उसने इवेपोरेशन किया समुद्र के पानी का, तो वो पानी बादल बन के आगे चले गए, आगे चले जाने के बाद फिर बारिश होती है। समर सीजन आता है तो समर सीजन में क्या होता है कि वो उसकी भाप बनती है, फिर वो पूरा 4 महीना क्या होगा, भाप बनने की क्रिया होगी। फिर वो भाप जैसे जैसे वो ठंडी होती जाती है, बादल जैसे जैसे ठंडे हो जाते हैं, तो उसकी बारिश होती है। तो इस तरह से ऋतुएं बनती हैं। तो इस तरह ये कौन कर रहा है? तो ये वायु कर रहा है। तो ये जो है अकुपित वायु जो है, बैलेंस्ड वायु जो है, ये वर्ष को ऋतुओं के रूप में विभाजित करता है। स्वर्ण आदि धातुओं का विभाजन करना, गोल्ड, प्रॉपर प्रॉपर रेशो में उसको ब्रेक डाउन द मेटल लाइक गोल्ड, गोल्ड जैसे अनेक धातुएं हैं, उसको ब्रेक डाउन करता है वो। स्वर्ण और धातुओं के अपने अपने मान परिमाण को व्यक्त करना, बीजों में अंकुरन शक्ति को पैदा करना, शस्य अनाज को बढ़ाना, उसको सड़ने से बचाकर सुखा देना। हम कितना पुरातन समय में बीज जो है, धान्य जो होता था, वो कई कई साल रखा हुआ होता था और उसको कुछ भी नहीं होता था, ना वो सड़ता था ना कुछ होता था। वो लोग क्या करते थे, उसको धूप में समर सीजन में उसको सुखाकर, अच्छी तरह से सुखाकर वो रखते थे। तो इससे वो अनाज जो है, वो अनाज कई कई सालों तक अच्छी तरह से रहता था। तो ये कौन कर रहा है? तो ये है अनाज को बढ़ाना और उसको सड़ने से बचाकर सुखा देना। ये बैलेंस्ड वायु का काम है, अकुपित वायु का काम है। अवैकारिक विकृति रहित विकारों कार्यों को करना, विकृति रहित जो है उस टाइप के कर्म को करना, ये अकुपित वायु का काम है ना। अवैकारिक विकृति रहित विकारों कार्यों को करना, तो ये हो गए अकुपित वायु के कर कार्य। अब प्रकुपित, प्रकुपित कार्य, वायु के कार्य। प्रकुपित यानी क्या? जब हम प्रकुपित होकर संसार में विचरण करता है, जब यह वायु प्रकुपित होकर संसार में विचरण करता है, तो इसके निम्नलिखित कार्य देखे जाते हैं। वे इस प्रकार है: शिखरी पर्वत के शिखरों चोटियों की तोड़ मोड़ करना, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ना, समुद्र को उत्पीड़ित करना अर्थात समुद्र के बीच में हलचल मचा देना, जलाशयों, तालाब, झील में ऊंची ऊंची लहरों की उत्पत्ति का होना अर्थात वायु के वेग के ऊपर की ओर को वर्तना यानी प्रेरित करना, नदियों के जल को प्रतिकूल दिशा की ओर बहाना, संपूर्ण भूमि को कंपा देना, बादलों को परस्पर टकराकर उनमें गर्जने की ध्वनि को पैदा करना, आकाश से निहर बर्फ, निर्हात, गर्जर, पांसु, धूलि, सिकता के क्रम को बिगाड़ देना, फसलों को स्वाभाविक रूप से न होने देना, प्राणियों में विविध प्रकार के रोगों का अंत करने वाले मेघ, सूर्य, अग्नि, वायु की विशेष रूप से सृष्टि करना। तो ये जो है, ये प्रकुपित वायु के कार्य। हम क्या कहते हैं उसको? आंधी आई, आंधी आती है। समुद्र में क्या आता है? समुद्र में तूफान। तो ये इस तरह से वो सब तहस नहस कर देता है। प्रकुपित वायु जो है, ये तहस नहस कर देता है सब। इंग्लिश में
एग्रेसिव वायु इसको कहेंगे। व्हेन इट जैसे एग्रीवेट्स समुद्र द में आएगा तो वो पूरा मूव्स, वो बना देता है उसका, साइक्लोन बना देता है उसका। हाँ, साइक्लोन्स। में साइक्लोन समुद्र में हलचल जो मचती है तो वो साइक्लोन बनते हैं उसमें, या बहुत तेज तेज लहरें बड़ी दूर दूर तक पानी फेंकती हैं आके। यस। जैसे बादलों में जैसे टकराहट होती है तो उसमें बिजली की गर्जन जो पैदा होती है वो कई बार किसी ऊपर गिर जाती है तो वो बंदा, या किसी पेड़ पे गिरती है तो पेड़ सड़ जाता है। ऐसे मतलब जल ऐसी जाते हैं। हाँ जल जाता है उसको, धरती को कंपात। जैसे भूकंप आता है तो हम लोग कई बार डर जाते हैं ना, जैसे पंखे अपना पूरा घर हिलता है, ऐसे लगता है जैसे झूले खा हाँ। रहे हो। तो ये चीजें फसलें तो खराब खराब होनी ही होनी है, वो तो कोई वो नहीं है। इससे मतलब कई बार बीमारियां भी फैल रही हैं, जैसे हैजा महामारी ज्यादा फैल जाती है क्योंकि बहुत कुछ इधर उधर उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो उससे बीमारियां फैलने का भी खतरा बढ़ जाता है ना उससे। हम्म। तो ये है प्रकुपित वायु। प्रकुपित वायु जो है डिस्टॉर्टेड, बैलेंस वायु। कहाँ गया ये? हाँ, when it aggravates, break the top of the mountains, root out the big trees, produce waves in the ocean, develop giant waves in the ponds, rivers, divert the direction of rivers, shake the whole land, produce thunder sounds by hitting the clouds together, falling of snow, lightning, dust, sand, fish, frog, snake, blood, stones, etc. from the sky, destroy the cyclic manner of the six seasons, not let the agricultural grow normally, produce epidemics like cholera, destroy the things attend, produce the disastrous clouds, sun, heat, and vayu, or bring uh, prel destruction of all four yugas. इस तरह से वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है प्रकुपित वायु। अब यहाँ तक हमने क्या देखा, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। आज क्या देखा हमने, कहाँ से देखा हमने? बात के विशिष्ट कर्म। कौन कौन विशिष्ट हाँ, कोई तो इसको एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो। 39 मिनट्स। अच्छा, एक काम करो, वायु के कितने भेद हैं? वायु के 5 भेद हैं। हाँ, कौन कौन से भेद है वायु प्राण के? वायु, प्रधान वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु, अपान वायु। यस। ये 5 उसके भेद है, और उसके स्थान जो है वो है प्राण वायु का, जैसे मूर्धा है, मस्तक है, छाती है, कंठ है, जीभ है, नाक है। और उदान वायु है जैसे वो उदान नाभि प्रदेश है, नाभि वाली सारा एरिया जो है, छाती, कंठ और नाक। जहाँ उदान मतलब हवा जहाँ से प्रवेश करती है यहाँ जाके खड़ी होती है। समान वायु है